आज बात करते हैं जल, जंगल, जमीन की। ये सुनने में शायद एक नारा लगे, पर भारत के आदिवासी समुदायों के लिए ये सिर्फ नारा नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनकी पहचान, उनके वजूद का, उनके भविष्य का सवाल है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं, मतलब वेदों से भी पहले। तो आइए से जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये आदिवासी हैं कौन? अक्सर हम सोचते हैं कि ये मुख्य धारा से अलग है। पर वैज्ञानिक प्रमाण कुछ और कहते हैं। वो बताते हैं कि ये भारत के सबसे प्राचीन निवासी हैं। सबसे प्राचीन मतलब कितना? लगभग 65,000 साल पहले जो पहले इंसान यहाँ आए भारतीय उपमहाद्वीप में, आज के ज्यादातर आदिवासी समुदाय उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। अच्छा, और उनकी भाषाएं वो भी अलग हैं? बिल्कुल, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन, तिब्बतो बर्मन जैसे भाषा समूहों से हैं। ये भाषाएं आज की जो मुख्य धारा की भाषाएं हैं उनसे कहीं ज्यादा पुरानी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोंड, भील, संथाल, नागा, मिजो, इन समुदायों की जो अपनी संस्कृति है वो वेदों की रचना से भी हजारों साल पहले की है। जी हाँ, बिल्कुल। ये पूरी तरह एक अलग, एक स्वतंत्र ज्ञान परंपरा है। स्वतंत्र ज्ञान परंपरा? हाँ, मतलब ये वैदिक या आर्य समाज पर आधारित नहीं है। इनकी अपनी जीवन शैली, अपनी मान्यताएं, इनकी जड़ें इसी धरती में बहुत बहुत गहरी हैं। और इसी समझ के साथ जल, जंगल, जमीन का मतलब भी बदल जाता है ना? उनके लिए ये सिर्फ रिसोर्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। वो प्रकृति के तत्वों को, मतलब पहाड़, नदी, पेड़, इन सबको जीवित मानते हैं। जीवित? हाँ, ये कोई किताबी बात नहीं। ये उनके अनुभव से, उनके सहजीवन से निकला ज्ञान है। जैसे गोंड लोगों के पैंठान होते हैं, आत्माओं के पवित्र स्थल। या फिर डोंगरिया कौंध के लिए नियमगिरी पर्वत, वो उनके लिए देवता है। अच्छा। और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी आजीविका, वो भी इन्हीं पर टिकी है। जाहिर है, पूरी तरह से। तेंदुपत्ता, महुआ, शहद जैसे छोटे वन उत्पाद हों, या फिर उनकी पारंपरिक खेती जैसे झूम खेती। झूम खेती, वो जिसमें जमीन बदलते रहते हैं? हाँ, वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जमीन के एक टुकड़े पर कुछ साल खेती की, फिर उसे कुछ साल के लिए छोड़ दिया ताकि वो वापस ठीक हो जाए। प्रकृति के साथ तालमेल, हजारों साल पुरानी तकनीक है ये। और आपने कहा कि इनमें जमीन पर निजी मिल्कियत, वो कॉन्सेप्ट नहीं होता? पारंपरिक रूप से नहीं। जल, जंगल, जमीन, इन पर किसी एक का हक नहीं होता। इनका इस्तेमाल सामूहिक जरूरतों और फैसलों से होता है। ये जो पश्चिम की प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली सोच है ना, उससे बिल्कुल अलग है। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा है। और यही उनकी सामाजिक एकता का आधार भी है। आप भारत में कहीं भी देखें, मध्य भारत में गोंड, भील, दक्षिण में इरुला, या उधर पूर्वोत्तर में नागा, सबका प्रकृति से रिश्ता अनोखा है। वेरियर एल्विन जैसों ने इसे काफी लिखा भी है। और अगर हम इतिहास में और पीछे जाएं, पुरातात्विक सबूत, जैसे वो गुफाओं वाले चित्र। हाँ, वो तो और भी साफ तस्वीर दिखाते हैं। भीमबेटका या एडेक्तल गुफाओं में हजारों साल पुराने चित्र हैं। उनमें क्या दिखता है? शिकार है, लोग साथ नाच रहे हैं, पेड़ों की पूजा हो रही है, लेकिन कहीं भी आर्य संस्कृति, वेद या यज्ञ का कोई निशान नहीं। साफ है कि ये उस समय के जनजातीय समाज की अपनी स्वतंत्र, प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली थी। कमाल है, यानी हजारों साल पुरानी अपनी एक अलग चलती आई सभ्यता। बिल्कुल। और आज का शोध भी यही कहता है। जेम्स सी स्कॉट जैसे विद्वान बताते हैं कि कैसे कई आदिवासी समाज जानबूझकर राज्य या बड़ी सभ्यताओं के कंट्रोल से दूर रहे हैं। अपनी आजादी बचाए रखी उन्होंने। हाँ, और आज तो यूएन, यूनेस्को जैसी संस्थाएं भी मान रही हैं कि दुनिया की लगभग 80% बायोडायवर्सिटी इन्हीं आदिवासी इलाकों में है। उनका जो पारंपरिक ज्ञान है वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बहुत काम आ सकता है। सोचिए, दुनिया की ज्यादातर जैव विविधता उन लोगों के पास सुरक्षित है जिन्हें हम अक्सर पिछड़ा समझ लेते हैं। लेकिन फिर आज इन पर इतना खतरा क्यों है, इनके अधिकारों पर? हाँ, कारण कई हैं, पर एक बहुत बड़ा कारण है खनिज संपदा का लालच। खनिज? हाँ, विडंबना देखिए, भारत का करीब 90% कोयला, 80% बॉक्साइट और दूसरे जरूरी खनिज उन्हीं इलाकों में मिलते हैं जहां आदिवासी सदियों से रह रहे हैं। ओहो, तो फिर जाहिर है। हाँ, फिर सरकारों के लिए विकास का मतलब हो जाता है खनन। कंपनियां आती हैं, ठेके मिलते हैं और यहीं से टकराव शुरू होता है। टकराव मतलब विकास की परिभाषा का टकराव? बिल्कुल। एक तरफ राज्य का विकास मॉडल है, सड़कें, बांध, खदानें, इंडस्ट्री। दूसरी तरफ आदिवासियों का अपना मॉडल, जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, बीज बचाओ। और इसमें अक्सर कानूनों को ताक पर रख दिया जाता है, जैसे वो वन अधिकार कानून 2006। हाँ, बिल्कुल।
वो कानून जो उन्हें उनकी पारंपरिक वन भूमि पर अधिकार देता है, ग्राम सभा की सहमति जरूरी बताता है। पर असल में क्या होता है? क्या होता है? अक्सर विकास के नाम पर या कभी-कभी कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन यानी प्रतिपूरक वनीकरण जैसे तरीकों से ग्राम सभा की मर्जी को अनदेखा कर दिया जाता है। जंगल कटते हैं और उन्हें अपनी ही जमीन से हटा दिया जाता है। और ये जानना भी जरूरी है कि हम सिर्फ जमीन या जंगल नहीं खो रहे हैं, हम ज्ञान की एक पूरी विरासत खो रहे हैं, है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन समुदायों के पास हजारों साल पुरानी ज्ञान प्रणालियां हैं। जैसे? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे गोंड समुदाय के बीज गीत है। ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये असल में बीजों को बचाने, उनकी किस्में पहचानने, मौसम के हिसाब से बोने का पूरा देसी विज्ञान है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। अच्छा, बीज गीत। हाँ, या फिर बैगा लोगों को देख लीजिए, जड़ी बूटियों से, जंगल से इलाज करने की उनकी समझ अद्भुत है। और वो खासी जनजाति वाले पवित्र जंगल, सेक्रेड ग्रोव्स। हाँ, वो तो कमाल ही हैं। बिना किसी सरकारी नियम कानून के, सिर्फ अपनी आस्था और परंपरा के दम पर उन्होंने हजारों सालों से घने जंगल बचा रखे हैं। ये अपने आप में संरक्षण का एक जीता जागता मॉडल है। सही कहा। तो कुल मिलाकर जल, जंगल, जमीन आदिवासियों के लिए सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है। नहीं, ये उनकी संस्कृति, उनका ज्ञान, उनकी भाषा, उनकी न्याय व्यवस्था, उनका पूरा सामाजिक ताना बाना, हर चीज का आधार है। प्रकृति से उनका ये रिश्ता, ये वेदों से भी पुराना है, अनुभव पर आधारित है, सामूहिक है, सह अस्तित्व वाला है। तो मतलब साफ है, जब कोई बाहरी ताकत, चाहे वो सरकार हो या बाजार, उनके जल, जंगल, जमीन पर कब्जा करना चाहती है, तो वो असल में सिर्फ संसाधन नहीं छीन रही होती, वो एक हजारों साल पुरानी जीती जागती विकसित सभ्यता को मिटाने की कोशिश कर रही होती है। आज की इस बातचीत से ये तो साफ हो गया कि जल, जंगल, जमीन का नारा कितना गहरा और बुनियादी है इन समुदायों के लिए। जी, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, पूर्व वैदिक काल तक। बिल्कुल। और अंत में शायद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या? कि एक तरफ हम ये मान रहे हैं कि आदिवासी ज्ञान जलवायु परिवर्तन और बायोडायवर्सिटी बचाने के लिए जरूरी है, तो दूसरी तरफ उनकी पारंपरिक जीवन शैली और अधिकारों को विकास में बाधा समझना, ये कहाँ तक सही है? यह बहुत जरूरी सवाल है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके इस सह अस्तित्व वाले मॉडल में ही, जिसे हम पिछड़ा समझ रहे हैं, हमारे अपने भविष्य को बचाने की कोई कुंजी छुपी हो जिसे हम देख नहीं पा रहे? हाँ, शायद इसी पर सोचने की जरूरत है।